making the same commitment. There's no one more important than bringing American citizens out. I acknowledge that. But they're equally important almost is all those SIVs we call them, who in fact helped us. They were translators. They went into battle with us. They were part of the operation. We've been in constant contact with the Taliban leadership on the ground in Kabul, as well as the Taliban leadership at Dahab. And we've been coordinating what we were doing. That's why we were able, for example, how we got all of our embassy personnel out, how we got everyone out of the embassy safely. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुश आमदेद। नाजरीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक, जहाँ पर ना सिर्फ मुल्क के बेशतर हिस्से में बल्कि जो दारुल हुकूमत है काबुल, वहाँ पर भी तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है और इस वाक़े को अब एक हफ़्ते से ज़ायद वक्त भी हो चुका है। कब्ज़े के फ़ौरन बाद जो अफ़गान सदर हैं माफ़ कीजिएगा अशरफ गनी साहब, वो मुल्क से बाहर चले गए और काबुल एयरपोर्ट पर भी मुल्क से बाहर जाने वाले अफराद और उनके ख़ानदानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। उसमें से बहुत से लोग मुल्क से बाहर निकल भी चुके हैं, जबकि बहुत बड़ी तादाद अभी ऐसे है जो इस सूरत हाल में मुल्क से बाहर जाना चाहती है और इस दौरान बहुत से नाखुशगवार वाक़े भी एयरपोर्ट पर और उसके अतराफ़ में पेश आए। कब्ज़े के बाद तालिबान ने भी अपना तफसीली मौक़िफ़ दिया, इस हवाले से गुफ्तगू की और हुकूमत साजी के लिए भी बहुत से जो दीगर अफराद मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में उनसे उन्होंने गुफ्तगू भी की, मुलाकातें भी की। इसी तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे प्रोग्राम में और ख़ास तौर पे ये कि मुस्तक़बिल कैसा होगा। ये जो तमाम मामलात हुए हैं इसमें ये कैसे हैं तमाम मामलात इन जो ये मामलात हैं और ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसका अफ़गानिस्तान पे क्या असर पड़ेगा, ख़ित्ते पे क्या असर पड़ेगा और फिर दुनिया भर में क्या असर पड़ेगा। प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए यहाँ स्टूडियोज़ में मीर इकराम हुसैन साहब मौजूद हैं, जबकि हमें सैयद मुश्तबा साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक का बाकायदा हिस्सा होते हैं और मंसूर जाफ़र साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। इनसे भी गुफ्तगू करेंगे और जो इनकी राय से आगाही लेंगे इस तमाम मामले को, ये कैसे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का हमें ज्वाइन करने के लिए। मंसूर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि कब्ज़ा हो गया तालिबान का अब ना सिर्फ अफ़गानिस्तान पे बल्कि काबुल पे भी, और अगरचे इसका खदशा तो ज़ाहिर किया जा रहा था लेकिन गालिबन कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि इतनी जल्दी इतने कम दिनों में और बग़ैर किसी मुज़ाहमत के ये मामला हो जाएगा। इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। यकीनन जी ये तमाम दुनिया के लिए एक अचंभे की बात थी और ख़ास तौर पे जिस अंदाज से अमेरिका ने एक अपना एग्जिट प्लान या एक जो प्लान है वो चेकआउट किया था, उससे बहुत पहले तकरीबन 3 हफ्ते पहले जो है इस वाक़े का रूनुमा हो जाना, ये एक लिहाज से मैं समझता हूँ बहुत बुरा होमवर्क जो है वो अमेरिकन ने किया और उसके नतीजे में वहाँ की जो हुकूमत है और ख़ास तौर पर वहाँ की जो फ़ौज और वहाँ की जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो थी वो जिस अंदाज से तितर बितर हुई और उन्होंने शहर को बिल्कुल बेयारो मददगार जो है वो छोड़कर वो वहाँ से फ़रार हो गए। तो ऐसे में यकीनन तालिबान जो है उनके लिए भी एक ये बड़ा चैलेंज था कि वो जिस अंदाज से अपनी मूवमेंट जो है वो टुवर्ड्स काबुल जो एडवांसमेंट है वो कर रहे थे, उससे बहुत पहले उन्हें इस चैलेंज को जो है वो कबूल करना पड़ा और उन्होंने आप कह लीजिए आनन फानन जो है वो इस बड़े शहर का तकरीबन ठीक ठाक आबादी है इसका कंट्रोल जो है वो संभाला और ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में कि जब पैरेलल एक्टिविटी अमेरिकन की निगरानी में वहाँ पे जो उनके मददगार मुआवन और फैसिलिटेटर्स मुख्तलिफ नेशंस के और ख़ास तौर पे अफ़गान शहरी जो एक रेप्रिकेशंस के खौफ से जल्द अज जल्द जो है वो काबुल और अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते थे, उनका रश जो है
वो जिस अंदाज से वहाँ के एक वाहिद बैन अवी हवाई अड्डे पर जो है वो देखने में आया, और उसके नतीजे में दुनिया ने अपनी टीवी स्क्रीन के तवज्जुह से और इस सोशल मीडिया के तवज्जुह से ऐसे अलमनाक और ऐसे दहशतनाक मनाजर जो है वो अपनी स्क्रीन पे देखे कि जिसमें जिंदा लाशें जो हैं वो उनके ट्रांसपोर्ट फौजी तैयारों के साथ लटक रहे हैं और वहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये एक ऐसा अलमिया था कि आज अगर मगरब जिसमें बहुत ज़्यादा इंसानियत का प्रचार किया जाता है, वहाँ एक बिल्ली जो है वो किसी गाड़ी के टायर में फंसी हो तो गाड़ी का ड्राइवर जो है उस वक्त तक गाड़ी को नहीं चलाता जब तक उस बिल्ली को जो है वो उस टायर से नहीं निकाल दिया जाता। तो अमेरिकन को पता था इस बात का, उनके उन जहाज उड़ाने वालों को पता था कि हमारे परों के और हमारे जहाज के जो जो वैक्यूम जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे इंसानी जिंदा लाशें जो है वो मौजूद है। उसके बावजूद उन्होंने वहाँ से उड़ान भरी और जिस अंदाज से वहाँ से नौजवान जो है वो फजा से ज़मीन पर गिरकर इस दुनिया से रुखसत हुए, ये मंजर भी जो है हमें देखने को मिला। और इसके साथ साथ जो एक सियासी अमल वहाँ पे जारी था उसको सबताज करने की कोशिशें भी जो है वो यकीनन पैरेलल शुरू हो गई हैं। खासतौर पे एक ऐसी पॉकेट की जो इस वक्त तक बल्कि माजी में भी तालिबान के कभी कंट्रोल में नहीं रही, मेरी मुराद वादिय पंजशेर से है। वहाँ पे एक ऐसी सो कॉल्ड रेजिस्टेंस जो है, एक रेजिस्टेंस पॉकेट जो है वो क्रिएट कर दी गई है ताकि किसी अंदाज से तालिबान की वो स्ट्रगल के जिसके नतीजे में उन्होंने एक गोली चलाए बगैर जो है इस पूरे मुल्क का कंट्रोल हासिल कर लिया है। और ख़ासतौर पर एक ऐसे मुल्क का कि जिसकी 3 लाख से ज़्यादा फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज वहाँ मौजूद थी और वो 75,000 तालिबान के सामने जो है वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह जो है वो यके बाद दीगरे गिरते चले गए। तो ये मंजर जो है या ये सिनेरियो जो है वो वेस्ट को और ख़ासतौर पे उन ताकतों को एक आंख नहीं भा रहा, क्योंकि वो नहीं उनको उनके लिए एक लिहाज से इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि जिस फौज को 20 साल से ट्रेन कर रहे थे, उसको फीड कर रहे थे, उनकी तनख्वाहें अदा कर रहे थे, वो रातों रात कैसे आग का ढेर बन गई, मिट्टी का ढेर बन गई। और उन्होंने एक मुल्क का जो है कंट्रोल जो है वो एक ऐसी ताकत के हवाले कर दिया कि जिसके खिलाफ दुनिया का हर मीडिया हाउस, दुनिया का हर सोशल मीडिया चैनल जो है वो एक ऐसे मनफी प्रोपेगेंडे में मुब्तला था कि जिसके बाद मैं समझता हूँ कि उनके लिए तो कोई दुनिया में सर छुपाने की जगह नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आप वही पगड़ियों वाले अपना सर जो है फख्र से बुलंद किए हुए हमें काबुल की गलियों में भी चलते दिखाई दे रहे हैं। और इसी अंदाज से वो मुज़ाकरात की मेज़, चाहे वो खुद अफगानिस्तान के अंदर हो या अफगानिस्तान से बाहर, वो बराह रास्त 1 to 1 जो है वो अमेरिकन के साथ मुज़ाकरात करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यकीनन ये एक सुहाने रूह वाला मंजर है वेस्ट के लिए और ख़ास तौर पे उन ताकतों के लिए कि जिन्होंने 20 साल से ज़ायद जो है वो इन्हीं अफगान को, इन्हीं तालिबान को और निहत्ते अवाम को जो है वो तहत एक करने के लिए दुनिया का कौन सा ऐसा बम, ऐसा हथियार, ऐसा जहाज़, ऐसा आर्सनल है जो इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद जो है ये लोग आज भी हमें ज़मीन पर सीना ताने हुए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने मामलात को आज स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो वो जद्दोजहद कर रहे हैं उसको भी नाकाम करने की मैं समझता हूँ जो कोशिशें हैं वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। जी मंसूर साहब, ऐसे में मैं समझता हूँ कि इस वक्त जी यकीनन इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, उन पे मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। मुख्तलिफ जो बातें हैं उस हवाले से यहाँ पर वो उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेंगे। जो सैयद मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मीर इकराम साहब भी हैं, उनको भी गुफ्तगू में शरीक करेंगे। मुस्तफ़ा साहब, आपसे इस हवाले से आपकी राय लेना चाहूँगा कि यह तमाम मामला हुआ, मंसूर साहब ने उस जानिब इशारा भी किया जो एयरपोर्ट और उसके अतराफ़ में सूरत हाल मौजूद है, वो नाखुशगवार वाक़यात हमने देखे भी अपनी स्क्रीन पर, दिलखराश मनाजिर भी देखे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, चूँकि ज़मीनी सरहदें बंद हैं तो वो अब एयरपोर्ट के ज़रिए से निकलना चाहते हैं। अगरचे तालिबान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद गाहे बगाहे वो बयानात दे रहे हैं कि पहले से हम मुख्तलिफ हैं, अब आम माफ़ी का भी ऐलान किया, बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने पेश की हैं और अभी तक बज़ाहिर उनकी जानिब से कोई बहुत बड़ी इस तरह की कार्रवाई की भी नहीं गई अपने मुखालफिन के हवाले से या अवाम के हवाले से। लेकिन इस सब के बावजूद फिर भी लोगों को यकीन क्यों नहीं, क्या माजी की वजह से या जो 20 साल जंग के दौरान वो मनाजिर देख चुके हैं? आप क्या कहेंगे इस हवाले से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद, देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो केओटिक सीन्स आपने जो है काबुल एयरपोर्ट पे देखने को मिल रहे हैं कि लोग बाहर निकलने के लिए बेकरार हैं, मुल्क छोड़ने के लिए बेकरार हैं। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ। अफगानिस्तान में तो इस वक्त एक जंगी सूरत हाल है, जहाँ पे इस सूरत हाल में लोगों को खौफ भी है। यकीनन तालिबान का पिछला रवैया जो है वो भी मलूज़ खातिर है, लेकिन आप यही ऐलान आज पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया में कर दें कि जहां से तैयारे भर भर के जो है लेके इमिग्रेशन के लिए मगरबी ममालिक में लेके जाएंगे, तो क्या आपको वहां पे क्योटिक सीन देखने को नहीं मिलेंगे? तो सबसे पहले तो ये थोड़ा सा आप इस पे नरेशन थोड़ा तब्दील करें कि लोग बाहर निकलने इसलिए जा रहे हैं, मुल्क से बाहर छोड़ के इसलिए भागना चाह रहे हैं कि ये सिचुएशन तब्दील हो गई है। ये तीसरी ममालिक का अलमिया है कि जहां भी जिस तरह भी आपको याद होगा पहले एक अमेरिकन लॉटरी सिस्टम निकला करती थी, कैसे लोग पे दर पे उस पर अप्लाई करते थे। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के जो ममालिक, श्रीलंका के जो ममालिक हैं, इनके एयरपोर्ट्स पे इस तरह की सिचुएशन, इस तरह का ऐलान कर दिया जाए कि लोगों को भर भर के यूरोपीय ममालिक या अमेरिका और इंग्लैंड लिया जाएगा, तो आपको ऐसे ही क्योटिक सीन देखने को मिलेगी। अच्छा, अब आते हैं कि सूरत हाल जो वहाँ पे इतनी खराब क्यों है। बिल्कुल, और मंसूर जाफर साहब ने बड़ा तफसील से बयान किया है। थोड़ा सा वो मोहतात थे, मैं भी मोहतात ही रहूंगा, लेकिन हकीकत ये है कि आप उसको देखें तो ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है। खुल के अल्फाज पे जो अगर बात की जाए तो मगरिब की और अमेरिका की बहुत बड़ी शिकस्त है, और इसकी वजह ये है कि अफगानिस्तान में उनकी नीयत दुरुस्त नहीं थी। और हाल में ही जो बिल्ली थैले से बाहर आई है, सदर बाइडन ने जो इस वक्त ऐलान किया है अभी 2-3 दिन पहले कि हम अफगानिस्तान में कभी भी नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं थे, हम अफगानिस्तान में कभी भी जमहूरी इदारों की बहाली के लिए नहीं थे, हम अफगानिस्तान में थे अपने मकासद के असूल के लिए, अमरीकी मकासद के असूल के लिए। वो मकासद उन्होंने हासिल किए। शुरू में जो असामा बिन लादन या अलकायदा के खिलाफ जो कार्रवाई थी और तालिबान से ये यकीन दहानी कि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो मेरे ख्याल में ये अमरीकी अहदाफ की उन्होंने हासिल किए हैं। लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए उसको जो कीमत उन्होंने अदा की, जो 20 साल उन्होंने गुजारे और 20 साल अपने जो वहाँ पे क़याम को और दुनिया के बाकी मुल्कों को भी अपने साथ मिलाने के लिए उन्होंने जो जो जवाज घड़े, वो जवाज मुकम्मल तौर पे जो है वो गलत साबित हुए कि हम वहाँ पे जमहूरी इदारों की तरवीज चाहते हैं, हम वहाँ पे एक नेशन बिल्डिंग चाहते हैं। वो सामने आ गए, उनके वो जो मकासद है वो सामने आ गए कि उसमें उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। और अब जब वो छोड़ के भी गए हैं तो इसलिए इस हालत में छोड़ के गए। जहाँ तक बात है कि अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो इतनी तेजी से कैसे अफगानिस्तान में फैल गए, जबकि तवक्को की जा रही थी कि अमेरिका 31 अगस्त की जो डेडलाइन है इनखला का, उससे उस वक्त तक इनका कंट्रोल रहेगा काबुल के ऊपर। तो देखें, एक बात तो ये है कि कुछ अरसे पहले जो है एक अमरीकी हाई ऑफिशियल ने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि तालिबान बहुत लार्जर शेयर का मुतालबा कर रहे थे और इसकी वजह से जो है मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार है। तो मैं समझता हूँ कि बल्कि मेरा ख्याल है कि ये चीज़ तय हो गई थी कि तालिबान जो है अपने तौर पे जो है अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल करना चाहते थे, और अमरीकी चूंकि उस पर कोई एक मुश्तरका स्टेटमेंट जारी करने की पोजीशन में नहीं थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट की सिचुएशन होती। तो ये सब कुछ जो है बाहमी रजामंदी से हुआ है, और जिस तेज़ी से काबुल का कंट्रोल हासिल किया गया है इसका अमेरिका को और मगरबी और नेटो फोर्सेस को इल्म था, और ये उनके मुताबिक हुआ है। और ये जो मज़ाहमत नहीं की गई उसकी वजह यही थी कि सब कुछ एग्रीमेंट के तहत। जी सैयद मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया। मीर इकराम साहब, आपकी जानिब आऊँगा। एक तो इस नुक्ते के ऊपर आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। जैसे सैयद मुस्तफा साहब ने कहा कि लग यूँ रहा है और बहुत से लोग इस हवाले से गुफ्तगू कर भी रहे हैं कि ये सब बाहमी रजामंदी से ही था, ये जो तालिबान को एकदम से कंट्रोल देना पूरे शहर का बल्कि पूरे मुल्क का भी, इस हवाले से भी। और दूसरा जो हमने देखा अशरफ गनी साहब का जो तर्ज़ अमल है कि कब्ज़ा हो रहा था और वो जो तमाम सूरत हाल थी, लेकिन अचानक से ख़बर मालूम हुई कि वो तो मुल्क से बाहर जा चुके हैं। तो एक सरबराह मुमलिकत इस तरह अपने लोगों को बेयारो मददगार छोड़ के इस तमाम सिनेरियो को कैसे देखते हैं? ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल। वैसे आजकल आप सवाल बड़े ज़बरदस्त करने लगे हैं, ये चीज़ मैंने नोटिस किया, अच्छी बात है ये, सी वेरी गुड। अच्छा देखिए, दो सवाल किए। एक तो अशरफ गनी साहब का भागना, मुल्क छोड़कर भागना तारीख का हिस्सा है। कोई सरबराह ममलिकत मुल्क छोड़कर भाग जाए, ये उनको अपने कौमियत, अपने मुल्क का एहसास करना चाहिए था कि तारीख़ में क्या लिखा जाएगा, रिगार्डलेस कि वो तालिबान हैं या अमेरिका है या कोई भी है।
मुल्क नहीं छोड़ना चाहिए इस तरह, नंबर एक। नंबर दो, जो आप कहते हैं कि आपस में रजामंदी या ये मिले हुए हैं, ये बात की जा रही है कि एक तरफ एक प्रोसेस होता है, एकदम से किसी चीज़ की पैदाइश नहीं होती है, पूरा वक्त लगता है और उसके तहत हर चीज़ होती है। तो ये मुआहदे, अगर मैंने जिस तरह से इसको सर्च किया है, फरवरी में एक मुआहदा जो टप्पी के नाम से जो एक वहाँ पे चल रहा है, एक प्रोजेक्ट है जो 2013 से पहले से पाइपलाइन का, उसके लिए यही वफ्त, ये सुहेल शरीफ और ये लोग, ये जाकर फरवरी में ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वहाँ पर एक मीटिंग करते हैं और ये बात की तसल्ली देते हैं कि तमाम प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो महफूज रहेंगे, हम उन पर कोई। तो ये क्या मतलब है कि फरवरी में मामलात स्टार्ट हो गए थे और ये चीज़ पहले से तय थी कि आगे चलकर आपने इक़्तिदार लेना है। तो कहीं ना कहीं, और जहाँ तक ताल्लुक़ है इतनी बड़ी तादाद में असला इनके हाथ में देना, इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ देना, और ये अलमिया ज़रूर है, एक इंसानी अलमिया है कि किसी जगह पर भी एक ज़ाहिर एक जमहूरियत का निज़ाम है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, एक सिस्टम होता है, और एक होता है कि हमला करके। अफ़गानिस्तान की हमेशा से बदकिस्मती ये रही है कि कभी रशिया ने हमला कर दिया, तो कभी तालिबान ने हमला किया, तो वो लोग, बाकी लोग भाग गए। अब दोबारा से वो कहते थे कब्ज़ा कर नहीं लिया, कब्ज़ा वापस ले लिया। तो वो जो वापस लिया, जो पहले ये काबिज थे, फिर वो आए, अब फिर ये वापस आए। लेकिन इस दफ़ा जो आए हैं, इन्होंने जो अंदाज़ इस्तेमाल किया है, बड़ा जिसको कहते हैं ना कि नर्म रवैया अख्तियार करते हुए सामने आए हैं। लेकिन ये सब ट्रेनिंग इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की है कि जब वो उनके ज़ेर साया जो उनके फ़ौजी रहे, और जिस तरह से मुज़ाकरात बहुत अरसे से, ये पहला नहीं है, दोहा में हुआ, बाकायदा इनका एग्रीमेंट साइन हुआ और इनका मई में प्लान था। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका सवाल बड़ा इसमें जवाब छुपा हुआ है कि मिली जुली सी कुछ बातें हैं, किसी चीज़ की पर्दादारी है। लेकिन अच्छा है अगर उससे खून खराबा नहीं होता और ख़ित्ते में, और अगर हो सकता है कि अमेरिका से यहाँ पर एक गलती ज़रूर हुई है कि जिन पर वो भरोसा कर रहा था कि मेरे ये काम आएंगे 3 लाख या जितने भी तैयार किए उन्होंने अफवाज, थे तो वो अफगानी थे, तो उसी मट्टी के वो सपूत, तो उन्होंने वो एंड ऑफ द डे उसी मुल्क में रहना है 3 लाख ने। तो अगर आप जा रहे हैं तो वो किधर जाएंगे? उनको वापस आप अमेरिका तो साथ लेके नहीं जाएंगे, उधर ही रहेंगे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी थी, आज नहीं तो कल। तो जो आप, अच्छी बात है कि खून खराबा नहीं हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखना यह है कि आगे चल के कि हमसाया ममालिक से अब कहीं ना कहीं तो चाइना को भी अपनी माली मफादात नज़र आ रहे हैं उधर। तो इस तरह से चल के आगे बहुत कुछ देखना बाकी है, वक्त के साथ साथ नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया। और जो ये दीगर ममालिक की बात है वो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ज़रूर करेंगे। दोबारा से आपकी जानिब आऊँगा मंसूर जाफ़र साहब। अच्छा, कुछ जो अमेरिका की ऐसी कौन सी बुनियादी गलतियां हैं जो इस तमाम सूरत हाल आज हमें ये देखना पड़ रहा है, जो सूरत हाल अभी डेवलप हुई है आपकी नज़र में? जी मंसूर जाफ़र साहब, आपसे मेरा ख्याल है उनसे रब्ता बहाल हो रहा है। जी सैयद मुस्तफ़ा साहब, आपसे भी इस हवाले से ही पूछना चाहूँगा कि आपकी नज़र में ऐसी कौन सी बुनियादी गलतियां हैं अमेरिका की? यकीनी तौर पे पहले मरले पे तो उसको हमला करना ही नहीं चाहिए था, इतनी दूर से आके किसी की सरजमीन पे काबिज होकर बैठ जाना, और उसके बाद 20 साल तक वहाँ पे हमने जो जंग देखी, कत्ल गारतगरी देखी। लेकिन ये जो हालिया सूरत हाल पूरी डेवलप हुई, इसको इस हवाले से अमेरिका की ऐसी कौन सी बुनियादी गलतियाँ हैं जिनको आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बुनियादी गलती ये है कि इनका जो फौजी प्लान नहीं था तालिबान के खिलाफ। इन्होंने गुज़िश्ता 15-20 साल में जो भी कार्रवाइयाँ की, पहले हमला किया, उसके तहत जो उन्होंने जो कामयाबी हासिल की वो तो ब्रूटल यूज ऑफ फोर्स था। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने फौजी प्लान तैयार किए, अपने जो कार्रवाइयाँ की, उसमें उन्होंने ज्यादातर फोकस जो है वो साउथ की तरफ मरकूज रखा, और ये सबसे बड़ी गलती थी। और इसका एतराफ़ बहुत सारे अमेरिकी थिंक टैंक करते भी रहे हैं कि उन्होंने साउथ में जो है वो बहुत ज्यादा फोकस किया, में जो तालिबान फोर्सेस है वो रिट्रीट करती रही, और वो इस दौरान जो है वो निगोशिएशन करती रही नॉर्थ में, जो कि तालिबान के हामी के तौर पे मशहूर नहीं है उनका।
इससे पहले भी जो नॉर्थ में जो है जो रेजिस्टेंस जो थी, जो तालिबान की जो पहली दौर हुकूमत था, उसमें नॉर्थ की तरफ से ही रेजिस्टेंस होती थी। लेकिन इस मर्तबा चूंकि अमेरिकन की और उनके इत्तेहादियों की तमाम तर तवज्जो जो है वो साउथ पे ज्यादा रही, और इसके नतीजे में तालिबान ने रिट्रीट किया और उसके बाद निगोशिएट किया। लेकिन जो हम बात करते हैं कि काफी तालिबान किस तरह फैल गए हैं, पहले भी ये सवाल था। तालिबान ने निगोशिएट किया है ट्राइबल यूनिट्स के साथ। अफगानिस्तान में ट्राइबल सोसाइटी में अपने पिछले प्रोग्राम में आपसे ये अर्ज कर चुका हूँ कि अफगानिस्तान का मुआशरा जमहूरी नहीं है। वहां पे हुकूमत का जो भी स्ट्रक्चर होगा वो ट्राइबल बेसिस पे होगा। ट्राइबल वहां पे ऐसे हैं जैसे हमारे यहाँ किसी जमाने में बेसिक बीडी यूनिट्स हुआ करते थे, बेसिक डेमोक्रेटिक यूनिट हुआ करते थे। तो जब आप उनकी एतमाद हासिल कर लें और उनके एतमाद से जो भी हुकूमत इक़्तिदार में आएगी वो अफगानिस्तान में जो है वो एक जमहूरी हुकूमत ही कहलाएगी, अगर चाहे वो उस जमहूरी असूलों के मुताबिक नहीं होगी जो कि आजकल राइज है, जो कि मगरबी जमहूरियत के तहत। लेकिन वहां पे इंडिविजुअल से ज्यादा जो है ट्राइबल लीडर की जो मर्जी होती है और मंशा जो होती है उसी को आम आदमी की जो है वो ख्यालात की तर्जुमानी समझा जाता है। और अगर आप ट्राइबल लीडर्स को साथ मिला के कोई हुकूमती स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो वो वहां पे एक बिल्कुल अफगानिस्तान में वही सिस्टम चल सकता है। अगर आप इलेक्ट्रल वोट और इसके तौर पे अफगानिस्तान को चलाने की कोशिश करेंगे तो यकीन जानिए कि अफगानिस्तान में तो सिर्फ आपको इलेक्शन लिस्टें बनाते ही कई साल गुजर जाएंगे। आप किस जमहूरी निजाम की बात करते हैं? अमरीकियों ने तो कुछ भी नहीं किया 20 साल में, और वो कह चुके हैं कि हमने मुस्तफा साहब अभी जो वहाँ पे निज़ाम कायम था वो जमहूरी ही था। वहाँ पे इलेक्शंस भी हमने देखे, यकीनी तौर पे चूंकि साथ साथ जंग भी चल रही थी तो उस तरह से पार्टिसिपेशन जो थी वो तो मुमकिन नहीं थी। लेकिन बहरहाल अगर जमहूरियत को चलने दिया जाता तो क्या ये बेहतर ना होता? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये जमहूरियत नहीं है अफगानिस्तान में। अगर ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन है, अगर कबायली तर्जुमानी हो रही है, कबायली लीडर जो है वो अपने लोगों की तर्जुमानी करता है लोग उसके हाथ में एक दूसरे लफ्जों में बैत करते हैं। अगर एक ट्राइब है उसका लीडर जो है वो आपके साथ जो है आपके साथ निगोशिएशन करता है तो तमाम ट्राइब के जो मेंबर्स होते हैं वो उसके फैसले के पाबंद होते हैं। तो ट्राइब्स को अगर आपने शामिल कर लिया है तो लोग इसी को मानते हैं। लोग ये नहीं कहते कि मैं क्या चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि मेरा कबीला क्या चाहता है। वहां पे यही मुआशरा है अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में जो ज्यादा ट्राइब्स को जो है हमायत जिसको हासिल होगी वही हुकूमत करेगा, आगे जाके भी वही हुकूमत करेगा। इवन अगर आप उसको कॉस्मेटिक डेमोक्रेसी तो भी हल यही होगा, वो इलेक्टेबल समझ लें आप। जैसे हमारे मुल्क में जमहूरियत है, जैसी भी जमहूरियत है इलेक्टेबल्स है, इस तरह वहां पे ट्राइबल लीडर्स जो है वो इलेक्टेबल्स है, वही सामने आएंगे। जी मुस्तफा साहब, मीर साहब बिल्कुल हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी हालिया दिनों में हमने देखा कि वहाँ पे कोशिश हो रही है अफ़गानिस्तान में कोई मुतफ़िका हुकूमत तश्कील पा जाए। मुलाकातें भी जारी हैं, जो तालिबान के लोग हैं वो दूसरे जो इकाइयाँ हैं उनसे मिल भी रहे हैं। आपके ख्याल में कोई एक ऐसा निज़ाम आ सकता है जिस पर सब लोग मुत्तफ़िक हो जाएँ? बिल्कुल निज़ाम तो आ सकता है, लेकिन तालिबान की जो मिजाज है वो बात ना मानने का है, बात मनवाने का है। उसका दीन मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो कहते हैं हमारी बात मानो जो हम कह रहे हैं। तो ये वो अब मुश्किल में आएंगे, जो क्योंकि जब आप किसी से कहते हैं और बात सुनते हैं और सियासत की तरफ आते हैं तो बर्दाश्त बहुत बड़ी चीज़ है, बर्दाश्त चाहिए। तो ये ज़रूरी है, ये एक मुश्किल मरहला होगा। मौजूदा जो एक काबिज़ जिसने भी कब्ज़ा किया अफगानिस्तान पे, अब ये मुख्तलिफ ग्रुप हैं, ये एक ग्रुप नहीं है। तो इस सूरत हाल में यकीनन एक मुश्किल मरहले से गुजरेगा अफगानिस्तान के क्या आगे होने वाला है यकीनन, और इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े से वापस आएंगे तो इसी हवाले से मज़ीद भी कुछ पहलू हैं जिनका जायज़ा लेंगे, जिनके ऊपर बात करेंगे। देखते रहिए इस्लाम चैनल उर्दू। नाज़रीन, प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक में एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाज़रीन, अब प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। वहाँ पे जो हर लम्हा गुजर रहा है उसमें नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। मेरे साथ मीर इकराम हुसैन साहब मौजूद हैं, सैयद मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, और पाकिस्तान से हमें मंसूर जाफ़र साहब इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तर्जुमा निगार हैं। मंसूर साहब,
इस हवाले से कुछ आगाही दीजिएगा, रहनुमाई कीजिएगा कि अभी हालिया दिनों में हमने देखा अफ़गान अब जो तालिबान के रहनुमा हैं मुख्तलिफ वो मुख्तलिफ सियासी किरदारों से मिल रहे हैं या ऐसे लोग जो अफ़गानिस्तान में कुछ से रखते हैं उन लोगों से मुलाकात भी हो रही है और कोशिश की जा रही है कि कोई एक मुतफ़िक़ा सियासी अमल जो है वो जारी भी रहे और कोई ऐसा एक निज़ाम लेके आया जाए अफ़गानिस्तान में जिसमें तमाम लोग जिसके ऊपर एग्री हों। आपके ख़्याल में क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा मुतफ़िक़ा निज़ाम सामने आ सकता है? और दूसरा ये कि हम देख रहे हैं जो तालिबान के रहनुमा मुल्ला बरादर हैं वो तो इस सब को लीड कर रहे हैं, लेकिन जो उनके एक सुप्रीम लीडर कह लीजिए या जिनको वो अपना अमीर मानते हैं मुल्ला हैबतुल्लाह, वो अभी तक मंजरनामा से गायब हैं। इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? जी मंसूर जाफ़र साहब। मंसूर जाफ़र साहब आप हमें सुन सकते हैं? आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। अच्छा मंसूर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था। आवाज़ आ रही है आपको? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या एक मुतफ़िक़ा सियासी निज़ाम अफ़गानिस्तान में आ सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं मुलाकातें तो हो रही हैं हालिया दिनों में और इस तमाम को मुल्ला बरादर लीड कर रहे हैं, लेकिन जो एक सुप्रीम लीडर हैं तालिबान के मुल्ला हैबतुल्लाह वो तमाम मंजरनामे से गायब हैं। इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। जी यकीनन जी, एक जो इत्तेफ़ाक़ राय की एक कौमी हुकूमत तश्कील देने के लिए जो इस वक्त नेगोशिएशन जारी हैं वो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में उसमें मज़ीद डेवलपमेंट जो है वो मुतवक्को है। लेकिन ये जो इस वक्त है एक मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि एक रेजिस्टेंस के पॉकेट खासतौर पर पंजशेर में एक महाज खुल गया है, जिसकी वजह से वो लोग जिनको ऑन बोर्ड होना चाहिए था इस पूरे सियासी अमल में, वो इस वक्त महाज जंग उन्होंने खोल रखा है। मेरी मुराद वहाँ के जो साबका नायब सदर हैं अमरुल्लाह उनसे है और उसके साथ साथ जो वादी पंजशेर में इस वक्त बरसर पैकार हैं अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं अहमद मसूद, वो इस वक्त एक सियासी अमल से अपने आप को दूर रखे हुए हैं। और वो बात वही है, लॉयन शेयर मांग रहा है हर कोई, लेकिन उनको उनकी उस हिस्सा जो है बकदर जुस्सा जो है वो तालिबान देने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक तालिबान के जो अमीरुल मोमिनीन इस वक्त है वो डिक्लेयर कर चुके हैं हैबतुल्लाह, उनकी सियासी मंजरनामे से थोड़ी सी एब्सेंस हमें शो हो रही है। तो आपको याद होगा कि माजी में भी जो अमीर रहे हैं या जो अमीरुल मोमिनीन या जो इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के सरबराह मुल्ला उमर थे, वो भी मीडिया की चकाचौंध और इस नौइयत की चीज़ों से अपने आप को बहुत दूर रखते थे और उन्होंने एक जो मुख्तलिफ अपना टीयर का एक निज़ाम बना रखा है सियासी डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशंस के लिए, और इसी तरीके से जो उनका एक पूरा स्केलेटन है अपने उस जो ढांचा उन्होंने बना रखा है अपनी इस तंजीम का, तो उसी की रोशनी में ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड हो रही हैं। और मैं समझता हूँ एक मुनासिब वक्त पे कि जब जिसे कहना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट सेरेमनी होगी, उस वक्त यकीनन जो इमारत इस्लामी के अमीर या अमीरुल मोमिनीन जिसे वो कहते हैं, वो मंजर आम पर आएंगे और इस पूरे प्रोसेस में ऑन बोर्ड होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो बहुत ही पेचीदा मसाइल हैं, ख़ासतौर पे सियासी नुमाइंदगी के हवाले से, और वहाँ पे जिस तरह की कॉस्मोपॉलिटिक या मल्टी एथनिक सोसाइटी है और ख़ासतौर पे वेरी ट्राइबल इन देयर नेचर, तो उस ऐसी सोसाइटी को इंटीग्रेट करना और ख़ास तौर पे किसी ऐसे सियासी निज़ाम या सियासी लाएअमल पे मुत्तफ़िक़ करना, मैं समझता हूँ इतना आसान काम नहीं है। अगर ये इतना आसान काम होता तो माज़ी में जो दो सुदूर या उससे पहले जितनी भी अमेरिकन की तरफ से कोशिशें होती रही हैं, वो इसमें कोई ना कोई ऐसा सियासी निज़ाम वज़ा कर लेते जो मैं समझता हूँ उनकी प्रॉक्सी के तौर पे यहाँ काम कर सकता था। लेकिन आपको याद होगा कि इसी नौइयत की महंगी तरीन जमहूरियत जो है वो अमेरिका ने इराक पर हमले के बाद वहाँ पे मुतारफ़ कराने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि अरब दुनिया में भी एक ट्राइबल सिस्टम लागू था, ख़ासतौर पे इराक उसकी बहुत बड़ी मिसाल है, तो वहाँ पे भी अमेरिकन को बहुत टफ टाइम मिला है एक सियासी अमल को परवान चढ़ाने के लिए। खुद उनके इंस्टॉल्ड उनके पपेट जो प्रेसिडेंट हैं, वो 5-5 बार जो है वो कागज़ात नामज़दगी वापस लेते हैं या जमा करवाते हैं। ऐसी सूरत में भी उन्हें एक चैलेंज की यानी एक बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा है और यही सूरत हाल इस वक्त जो है वो काबुल में भी हमें देखने को मिलती है।
क्योंकि मुख्तलिफ और ख़ासतौर पर जो रीजनल इंटरेस्ट यहाँ मौजूद हैं, ईरान का अपना इंटरेस्ट है अपनी एक सेक्टेरियन एफिलिएशन के हवाले से, लिसानी जो उनके आप कह लीजिए जो पैरामीटर्स हैं वो अपनी जगह प्ले करते हैं, और ख़ासतौर पर ताजिक और हज़ारा, ये तमाम लोग जो हैं ये इनको एक इक्वल नुमाइंदगी दिया जाना या इन तमाम के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना जो है वो इतना आसान नहीं है। और ख़ासतौर पे माजी में जो लोग यहाँ हुक्मरान रह चुके हैं उसमें जो साबका जो हिज़्ब इस्लामी के अमीर हैं गुलबदीन हिकमत यार साहब, वो अपने तौर पे सरगर्म हैं, वो एक सियासी अमल का भी हिस्सा रहे हैं और ख़ासतौर पे यहाँ वज़ारत उज़्मा पर भी वो फाइज रहे हैं। ऐसी सूरत में इन तमाम इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल एंटिटीज़ को मैं समझता हूँ मुतमईन करना और किसी ऐसे सियासी एजेंडे पर राज़ी करना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। और आपको याद होगा कि माजी में कई बार ये कोशिशें होती रही हैं कि जो इनका एक बड़ा पॉलिसी साज इदारा जिसे लोया जरगा कहते हैं उसकी मीटिंग बुलवाई जाए और उसके प्लेटफॉर्म से जो मुतनाज़ा इशूज़ हैं उसको सेटल डाउन किया जाए। और इसी लोया जरगा को सजाने के लिए जो है वो भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की, उनकी पार्लियामेंट की इमारत को तामीर करवाया और उसके बाद उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उन्होंने वही अपने जो पपेट उस पार्लियामेंट में लोग बैठे थे उनके ज़रिए कंट्रोल करना चाहे। तो हमें ये मंजर भी देखने को मिला कि जिस अफगानिस्तान में उनके 34 काउंसिल ऑफिस कायम थे, वो तालिबान के इक़्तिदार में आते ही ऐसे दुम दबा के वहाँ से भागे हैं कि जैसे वो पहले कहीं मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि उनका जो एजेंडा था वो अफ़गानों या अफ़गानिस्तान की बेहतरी नहीं था। उनका एजेंडा अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए था और वो उन्होंने माजी में जिस अंदाज से किया है उसकी गलियां और उसके शवाहिद जो हैं, उसकी जो तारीख है वो हमारे यहाँ जो चाहे वो अस्करी रैंक्स में हो या सिविलियन रैंक्स में होने वाली जो बड़े पैमाने पे शहादतें हैं उससे आया है। अच्छा मंसूर जावेद साहब, एक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त अफगानिस्तान की, जिस तरह आप बता रहे हैं कि हिंदुस्तान ने बाकायदा उधर सरमायाकारी की और अपनी जितनी भी वो लोगों में अपना असर और रसूख पैदा कर सकते थे ताकि उधर उनका कंट्रोल हो, इस सूरत हाल में अब वो नुमाइंदे जो हिंदुस्तान के पैदा करदा नुमाइंदे अफगानिस्तान में हैं वो किस हद तक और कहाँ, मतलब वो कहाँ होंगे इस वक्त, उनकी सूरत हाल क्या होगी? क्या वो दोबारा हुकूमत में शामिल होंगे? हिंदुस्तान के जो वो पैदा करदा नुमाइंदे इस वक्त अफगानिस्तान में हैं वो तालिबान के साथ मिलके फिर हुकूमत में शामिल होंगे? आप क्या समझते हैं कि फिर तो जो हमसाया ममालिक हैं अफगानिस्तान के वो फिर उसी चीज़ का शिकार होंगे कि जो पहले थे? तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें जो उनके सबसे बड़े आप कह लीजिए जो नकीब बरदार समझे जाते हैं भारत के, वो जो अफगानिस्तान के पुराने सियासी मंजरनामे में जो उनके नायब सदर या सीनियर नायब सदर अमरुल्लाह साले जो हैं वही समझे जाते थे कि वो एक लिहाज से अफगानिस्तान की भारत की जो जुबान है वो अफगानिस्तान के अंदर बोलते थे और उसी के मफादात के हवाले से फिर इसी तरीके से जो लोग पश्तून कार्ड खेल कर और पाकिस्तान में जो इसी नौइयत के या इसी पश्तून कार्ड पर खेलने वाले जो पश्तून अनासर थे, चाहे वो ANP की शक्ल में हो या PTM की शक्ल में हो, वो तमाम के तमाम जो हैं वो इसी कैंप के अंदर हमें दिखाई दिए। लेकिन अब क्योंकि उनके जो वजीफे यहाँ से लगे हुए थे, जिस अंदाज से उनको एक मादी और मानवी ताउन जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन से मिलता था, अब चूँकि वो बंद हो गया है तो इसलिए उनकी चीखें आपको सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा सुनाई देंगी, लेकिन अब उनकी बात जो है वो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया या उस तरीके से जिस तरीके से वो अपने गुमाश्तों को सरहद पार करवा के और दहशतगर्दी की वारदातें करवा के वो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते थे, अब उसमें यकीनन हमें एक ठहराव की कैफियत नजर आती है। और ये मैं समझता हूँ कि एक इस पूरे जो डिबेकल है उसकी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो वहाँ पे जो अफगानों के दरमियान जो मुनाफरत पैदा करने के लिए जो अनासर सरगर्म रहे हैं उनको सिंगल आउट करके दिखा दिया जाए कि वो ना तो अफगानों के दोस्त हैं
और ना ही पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के हमसाया मुल्क हैं, चाहे वो ईरान हो या पाकिस्तान हो या उसके साथ सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं उनमें बसने वाले लोग, वो किसी के मुखलिस नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय सूझ हैं जो अमेरिकन सरपरस्ती में इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करने की जंग कर रहे थे, और उसी हवाले से वो सियासी मंजरनामे पे हर जगह करते थे और हर जगह इधर अहमद शाहीन साहब एक बड़ी ना इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे मेरे जहन में आई है, मैं आपसे वो ज़रूर कि जिस अंदाज में हिंदुस्तान ने अपने वहाँ पर, क्योंकि अमेरिका ने एक अजीब मुनाफिकाना रवैया ये रखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कि दोनों को हमेशा उलझा के रखा अपने मफादात की खातिर, नंबर 1। नंबर 2 कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की जो मुदाखलत, भारत की मुदाखलत उन्होंने इस तरह से बढ़ाई कि उनको जो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट थे, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, वो भारत को दिए, इंडिया को दिए, और डेवलपमेंट के या मुख्तलिफ जो कॉन्ट्रैक्ट अफगानिस्तान के और पाकिस्तान को महाजरीन दिए कि आप इनको संभालो। और उन देखिए, एक ह्यूमन को संभालना, एक इंसान को संभालना, उसके मिजाज को संभालना होता है। तो आप एक मिजाज को संभाल रहे थे। तकरीबन 15 लाख के करीब, 30 लाख के करीब अभी मौजूद है और शायद इंडिया में 15,000 भी नहीं है, 15 कुछ भी नहीं। क्योंकि देखिए, हम कहते हैं हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें खिदमत का मौका दिया, लेकिन एक इंसान को आप अपने घर बुला के उसके मिजाज को, उसकी तबीयत को संभालते हैं, ना कि एक मशीन को। जिस तरह उधर कॉन्ट्रैक्ट दिए, उनका वो मुल्क डेवलप हुआ, बिजनेस उधर गया। तो ये अमेरिका ने, और कभी भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुखालफत पैदा करने की अमेरिका ने तमाम चालें चली हैं कि दोनों को बुला रहे हैं, सुलह करवा रहे हैं। किस बात की सुलह? हम हमेशा से मुसलमान दो भाई हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम पैदा किए गए। अब भी जो इन्होंने अपनी एग्जिट प्लान तैयार किया, उसके पीछे कई ऐसी चीज़ें उनको नज़र आ रही थी मुस्तकिल में। जो गेम चेंजर पाकिस्तान की तरफ है, उसमें अफगानिस्तान, फिर चाइना, फिर ताजिकिस्तान, ये सारे इन्वॉल्व हो रहे थे। इसमें से जो इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कम हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब उनका कोई मफाद वहाँ रहता नहीं था, लेकिन वो चाहते हैं कि आइंदा चलकर भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनकी जो है ना आपस में कोई हल्की फुल्की नाराजगी कायम रहे और खित्ते में थोड़ा सा जो डिसबैलेंस रहे। बिल्कुल डिसबैलेंस। बहुत शुक्रिया सैयद मुस्तफा साहब, आपसे इस हवाले से कुछ पूछना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं बहुत अरसे से इस हवाले से गुफ्तगू भी हुई कि अफ़गानिस्तान में जो दीगर ताकतें हैं, चाहे वो इलाकाई हों चाहे इंटरनेशनल हों, वो अपने मफादात का खेल खेलते रहे हैं। अब हालिया सिचुएशन में आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये जो ताकतें हैं, आलमी ताकतें, इस खेल को मज़ीद खेलेंगी या कुछ सबक हासिल करेंगी? जिस तरह से उन्होंने देखा है जो सूरत हाल पैदा हुई है, ख़ास तौर पे नए अफ़गानिस्तान को कबूल करने का उनमें ज़र्फ़ देख रहे हैं जो सूरत हाल डेवलप हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि खेलेंगी नहीं, खेल रहे हैं, खेल रही हैं, ठीक है ना। और उसमें जो है हर मुल्क जो है, हर ताकत जो है वो अपने मफादात को बहरहाल जो है प्रायोरिटाइज करती है। देखिए, हम अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है, पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं अफगान अवाम की तरफ से नहीं लगाए जा रहे हैं, मखसूस अफगान तबका है और ख़ास तौर पर काबुल का तबका है, जो कि यही वो लोग हैं जो इस वक्त जो है एयरपोर्ट पे जो है केओस भी उन्होंने फैलाया हुआ है और जो कहते हैं जहाज़ों में लटक भी रहे। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे वगैरह लगाते हैं। लेकिन पाकिस्तान इन हालात में क्या करता? पाकिस्तान इस खेल में किस तरह शरीक होता? क्या पाकिस्तान अमरुल्लाह सालेह और अशरफ गनी की हुकूमत को सपोर्ट करता? ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम ही नहीं बल्कि इसमें बड़ी हकीकत भी इसमें शामिल है कि पाकिस्तान ने किसी हद तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तालिबान को सपोर्ट किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा ना करता तो क्या करता? क्या अशरफ गनी को सपोर्ट करता? क्या अमरुल्लाह सालेह को सपोर्ट करता? देखिए, अमेरिका का प्लान ये था कि भारत को रीजनल लीडर बनाया जाए और इस वक्त अफगानिस्तान की जो सूरत हाल हुई है उससे वो सारा का सारा प्लान जो है वो चौपट हो गया है। आप जो बात कर रहे हैं कि अमरुल्लाह सालेह और आबादी पंजशेर में जो तालिबान के खिलाफ जो सिलसिला चल रहा है, अगर आप सोशल मीडिया के पेजेस देखें तो सारे के सारे वो इंडियंस चला रहे हैं। इंडिया के न्यूज़पेपर्स, इंडिया के जो सोशल मीडिया चैनल्स, वो सारे के सारे प्रोवोक कर रहे हैं, वो वाली कहते स्टोरियां चला रहे हैं जिसमें जो है तालिबान को, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम सुन रहा था जिसमें बाकायदा वो जो है तालिबान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा और नॉक करके जो सिंगल वुमेन है उनसे कह रहे हैं कि किसी तालिबान से मैरी करो। यहाँ तक, इस हद तक झूठ पे चले गए हैं। तो मसला ये फियर मॉन्गरिंग जो है ये आलमी ताकतों का ही खेल है, जो इलाकाई ताकतें हो चाहे वो आलमी ताकतें हो।
उनका खेल है जो कि फियर मॉन्गरिंग के जरिए जो है वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर एक कसीर जमाती हुकूमत जो जिस तरह के जिसके लिए अभी कोशिशें चल रही हैं, हिकमतयार साहब भी वगैरह भी अगर कायम हो गई तो ये कोशिशें नाकाम होगी। और मुझे उम्मीद है कि अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं जो है वो भी इवेंचुअली जो है अमरुल्लाह सालेह का साथ छोड़ देंगे और अमरुल्लाह सालेह को बिलाखिर नाकामी का सामना करना पड़ेगा। जी सैयद मुस्तफ़ा साहब, बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं। मंसूर जाफ़र साहब, इस हवाले से कुछ बताइएगा। हमने मुख्तलिफ जो आलमी ताकतें उनके हवाले से गुफ्तगू भी की, भारत का बहुत तफसीली जिक्र तो किया, लेकिन अभी हालिया दिनों में हम देख रहे हैं जो चीन और रूस हैं उनकी जानिब से कुछ इशारे मिले हैं तालिबान की हिमायत के, और वो कम से कम इस हद तक तो कह रहे हैं कि उनको एक मौका देना चाहिए और देखना चाहिए कि वो अपनी बात पर किस तरह से कायम रहते हैं और उनके एक्शंस क्या होते हैं। क्या सिर्फ ये अमरीकी मुखालफत में ऐसा कर रहे हैं या ये उनके रवैये में जो तब्दीली है वो इसको किस तरह से देखते हैं चीन और रशिया के? जी, जहाँ तक चीन का ताल्लुक है तो चीन के तो कुछ अपने जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, खासतौर पे जो उनका मशरकी इलाका है वहाँ पे जो जोहर मुसलमान हैं उनके हवाले से उनका एक कंसर्न जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे उसको उठाते भी रहे हैं, और ख़ासतौर पे पाकिस्तान से भी उन्होंने इस मामले में यकीनदानी जो है चाहे कई प्लेटफॉर्म्स पे चाहिए है। जब भी CPEC की कोई मीटिंग होती है या इससे रिलेटेड एक्टिविटी होती है तो ये इशू जो है लाजमी उठाया जाता है। तो उन्हें यकीनन अपने पड़ोस में इतनी बड़ी तादाद में और ख़ासतौर पे एक प्योर जिसे कहना चाहिए आइडियोलॉजिकल बेसिस पे एक रियासत जो है उसका वजूद जो है वो उभरता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक थोड़ी सी जिसे कहना चाहिए अक्रॉस द बॉर्डर जो है एक वेव ऑफ सिंपैथी जो है वो यकीनन डेवलप होती है। जिस तरीके से पाकिस्तान का एक जेन्युइन कंसर्न है कि तालिबान के यहाँ इक़्तिदार में आने के बाद उनके माजी के जो हलीफ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का लदम जो है उनको कहीं हौसला न मिल जाए या वो सर न उठा ले। इसी तरीके से चीन का भी एक कंसर्न मौजूद है कि वहाँ पे जो मुसलमान अपने आप को एक जद्दोजहद में उन्होंने मशगूल कर रखा है या उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है, कहीं उनके लिए ये स्ट्रेंथनिंग पावर ना बन जाए। तो ऐसे में यकीनन जो मुलाकातें चीन के तरफ से अरेंज की गई, तालिबान क़यादत को विजिट करवाया गया चाइना का, और वहाँ पे उनसे ये एश्योरेंसेस जो हैं वो बड़े पैमाने पे ली गई हैं कि, और उसमें तालिबान ने खुद भी अपना मौक़िफ़ जो है वो दुखों में वाज़ेह किया कि वो अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क, चाहे वो पाकिस्तान हो, ईरान हो, चीन हो, वहाँ पे होने वाली किसी भी एंटी स्टेट एक्टिविटी जो है उसके लिए वो प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल नहीं होने देते। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कमिटमेंट है, और इन ताकतों खासतौर पे चाइना या पाकिस्तान या ईरान, इनको कम से कम तालिबान के इस रवैये, इस हवाले से मैं समझता हूँ इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपने मुल्क के अंदर अपने ही जो कौम के दलिदर जो है वो दूर करने के जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें उन्हें जो बैन-अक़वामी या इलाकाई सपोर्ट पॉलिटिकल या सफारती वो दरकार है वो उन्हें दी जाए। और यकीनन तालिबान जो है वो इस वार टॉर्न और उसके जंग के नतीजे में तबाह हाल मुल्क जो है उसको रीबिल्ड करना एक अपहिल टास्क है। लेकिन हम जिस अफगानिस्तान हमसाया मुल्क को जानते हैं उससे हमें भी कभी भी कोई ठंडी हवा आती हुई दिखाई नहीं दी। वो जिस तरीके से गुर्बत, जिस तरीके से इक़्तिसादी बदहाली और जिस तरीके से आप कह लीजिए माशी तौर पे मसाइल में खड़ा हुआ हमें दिखाई देता है, और उन्हीं हालात में उन्होंने अपने आप को एक सुपर पावर के साथ जो है वो 20 साल तक जो है इंगेज रखा, और एक लिहाज से निहत्ते अंदाज में जो है ये जंग उन्होंने लड़ी है, और उसके नतीजे में आज उन्हें सियासी फतह जो है वो नसीब हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो यकीनन अब उन ताकतों के लिए नवश्ता जवार होनी चाहिए कि जो आज भी ये चीज़ें धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर हमें वहाँ से प्रॉपर इनखला ना करने दिया गया या हमारे इनखला की डेडलाइन को जो है वो आगे ना बढ़ाया गया तो हम जो है रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकेंगे। ये एक चीज मंसूर साहब, मंसूर जाफ़र, एक चीज बड़ी अहम है कि वो किसी कानून का एहतराम नहीं करते। उनका अपना एक जाबराना, कहते तो इस्लामी निज़ाम है लेकिन एक जाबराना रवैया है जो खुद का है।
निज़ाम इस्लाम की बात करते हैं, अपने रवैये को मिक्स कर रहे हैं इस्लाम के निज़ाम से। मेरे ये खदशा है कि तालिबान किसी भी कानून के ताबे नहीं है, वो जिसको जब चाहे बुरा कहकर गोली मार देते हैं। तो क्या ये रवैया वो ये चाहेंगे कि हमसाया मुल्कों में भी ये रहे, वहाँ पर भी ये निज़ाम आए? वरना कोई भी निज़ाम वहाँ है, कुफ्र का निज़ाम है। तो इसमें क्या गारंटी है कि वो हमसाया ममालिक, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हैं या मुस्लिम ममालिक नहीं हैं, वो कितने असरअंदाज होंगे उन पे? यकीनन, और मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी। और जैसे कि बहुत से लोगों ने कहा है कि हम उनको एक्शन से जज करेंगे, ना कि सिर्फ उनके जो बातें हैं उससे। मंसूर जाफ़र साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, थैंक यू वेरी मच। अमीर इकराम साहब, आपका भी शुक्रिया। सैयद मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये था आज का सिग्नेचर टॉक। हमने गुफ्तगू की अफ़गानिस्तान के हवाले से, वहाँ पर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनका जायज़ा लिया, और यकीनी तौर पर हम अमन के साथ हैं, उसके लिए दुआगो भी हैं, और दुआ करते हैं ना सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि उस खित्ते में और पूरी दुनिया में जो अमन है वही आगे बढ़े। इसके साथ ही अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।